नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है कि इंटरव्यू की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तर प्रदेश से निकल के आ रहा है वो प्रयाग राज का महाकुंभ। मान्यता है कि 144 साल बाद ऐसा कुंभ आता है। तो ये थोड़ी थोड़ी आप लोगों को अब मैं एक पूरा स्टोरी क्रिएट करवाए दे रहा हूँ। कैसे ही आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाए, चाहे वो जैसे घुमा के किए जाए, आप लोगों को बिल्कुल बताना है। अब पहले तो मैं आपको एक इसका महत्व बताए दे रहा हूँ। यदि आपसे महत्व पूछ लिया जाए तो आपको एक श्लोक बोल रहा हूँ, वो श्लोक बता देना है। और फिर यदि उनको लग जाएगा कि आपको आता है तो वो नहीं पूछेंगे, यदि पूछेंगे तो उसका अर्थ भी आपको बता देना है। तो प्रयागस पापम नास्वती तक्षणम। आपको यहां से इस श्लोक से शुरुआत कर देनी है। और इस श्लोक से यदि आप शुरू करते हैं तो आप लोगों को समझ जाएंगे इंटरव्यू पहले के बहुत अच्छा नॉलेज है। अब आते हैं हम लोग पूरी, ये श्लोक आपको सभी जितने भी इंटरव्यू वाले देने जा रहे हैं इनको सबको याद रखना है। कोई यदि आपसे पूछता है या पूछा जाता है तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसको अब प्रस्तुत करना है। ये अब मिटाए दे रहा हूं मैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि कैसा क्या यहाँ का प्रयागराज का इतिहास रहा और कैसे क्या है। हमारा जो आर्य बस्तियां थी वो सबसे पहले यहाँ प्रयागराज में जो बस्तियां आर्यों की बसाई गई थी उनको प्रयाग के नाम से जाना जाता था। ये हो गई हमारी पहली बात। अब हमारी आती है दूसरी बात। लगभग 500 ईसा पूर्व ब्राह्मण साहित्य को वैदिक साहित्य बोलते हैं। यदि मैं ब्राह्मण साहित्य बोल दूं या वैदिक साहित्य बोल दूं तो उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। और बौद्ध साहित्य, तो वैदिक और बौद्ध साहित्य, ठीक है। इनके साहित्य में महापुरुषों का वर्णन मिलता है। यहाँ प्रयागराज में जो यहाँ पे ऋषि हुए तो उन ऋषियों का आप नाम जान लेते हैं। भारद्वाज, ठीक है, दुर्वासा, पन्ना, ये तीनों का संबंध रहा। देखो, आपको एक जुनून होना चाहिए पढ़ाई में। आप यदि ऐसी स्टोरी से पढ़ते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा एक कहानी से सेट करके जाएंगे। अब वो किसी भी एंगल से आपको कैसे भी प्रश्न पूछ ले आप बिल्कुल सारे दे सकते हैं। ये आप लोगों ने देख लिया, भारद्वाज लगभग वहां 5000 जो हमारे विद्यार्थी थे उन लोगों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। तो ये हमारा ऐतिहासिक पौराणिक हो गया। एक तो किदंबंती कहानी में है कि कुंभ का मतलब क्या होता है। कुंभ का मतलब होता है कलश, ठीक है। कलश का हिंदू रीति रिवाज में या पूजा पाठ में बहुत महत्व है। तो ये कलश का आपको पूरा इतिहास याद रखना है। और कलश यहाँ पे कुंभ से जो जन्म माना जाता है वो ऋषि अगस्त का माना जाता है। ये आपको याद रखना है। ऋषि अगस्त जी के तो ये 4 ऋषि हो गए जिनका संबंध यहाँ से जुड़ता है। 6 एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको बात याद रखनी जो वो अब आपको शाही स्नान ना कह के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में इसका नाम बदल के अमृत स्नान कर दिया गया है। यदि आपसे ये शब्द इस पे ज्यादा गौर करना है अमृत स्नान पे, यही से आपको फंसाया जाएगा कि शाही स्नान कहाँ कहाँ है। तो वो तो इंटरव्यू पैनल वाले आपसे शाही स्नान पूछेंगे, लेकिन आपको बोलना है कि सर अब शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया गया है। तो अब पहले तो हम लोग इसका 13 से हमारा आज से 45 दिनों का महाकुंभ मेला स्टार्ट हो गया है। अब 13 से है 14 को जो हमारे अमृत स्नान है वो किस किस डेट को पड़ रहे हैं। 29 जनवरी को पड़ रहा है हमारा, ठीक है। और एक 3 फरवरी को है, एक 12 को है, एक 26 को है। ये महाशिवरात्रि, ये याद रखना है कि किस किस दिन पड़ रहा है। पहले हमारा ये लोहड़ी में पड़ रहा है, पूर्णिमा में, जो हमारा पौष पूर्णिमा से स्टार्ट होता है कुंभ। दूसरा हमारा मकर संक्रांति का,
ये बहुत पवित्र और पौराणिक स्थान या दिन माना जाता है। ये हमारा मौनी अमावस्या को पड़ रहा है। ये 3 को बसंत पंचमी है और ये माघ पूर्णिमा है और 26 को महाशिवरात्रि। अब यहाँ से आप लोगों को महाकुंभ पे प्रवचन भी पूछ सकते हैं कि कुछ बोलो, तो आपको उस श्लोक से शुरू कर देना है और महत्व तो ये सारा कुछ बताते कैसे हमारे भारत देश के इन सारी चीजों पर विश्वास है। एक एक चीज आपको बिल्कुल एक स्टोरी से समझना है। मैं वैसी सिक्वेंस में आपको समझा रहा हूँ। तो हमारा कब का भी हम अमृत स्नान है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए और रटा होना चाहिए। आपसे कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारी इस स्टोरी पे कि आखिर क्या है इसकी स्टोरी। जब वो समुद्र मंथन के समय अमृत कलश निकला तो हमारे विष्णु भगवान जी मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों से 12 दिनों का युद्ध चला। ये मैं आपको बताए दे रहा हूं पूरा। 12 दिनों का जब युद्ध चलता है तो विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करके जाते हैं। वो कलश छीनकर जब हमारे उनके संजय नाम के एक साथी थे उनको दिया जाता है, वो इसको लेकर भाग रहे थे तो अमृत की बूंदें छलकी और इसको ये अमृत की बूंदें जहां जहां पड़ी वहां कुंभ और महाकुंभ मेलों का आयोजन होता है। ये आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद आखिर ये 4 मेले कहाँ कहाँ लगते हैं ये मैं लिख के बताओ तो बता दूं, नहीं तो आप लोगों को सबको पता हुआ कि आखिर कहाँ लगता है ये। तो आपको पता हुआ कि नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। अब प्रयाग का मतलब क्या होता है? प्रयाग का मतलब होता है संगम। 3 नदियों का यहाँ पे संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। इसको आपको अच्छी तरह आपको प्रयाग का मतलब होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग इतिहास पे कि कैसे हमारे प्रयागराज का नाम शुरू होता है प्रयाग से और अभी वर्तमान में प्रयागराज आने की क्या कहानी हमारी रही। तो ये सारी हम लोगों को चीजें बिल्कुल समझ लेनी है। और ये जो हमारा, मैं एक बात और आपको ज्यादातर हमारे साथियों की नजर ना जा रही हो, ये घड़ा उत्सव है, घड़ा उत्सव त्योहार। इस समय कुंभ स्टार्ट होता है। ये तो आपको घड़ा उत्सव, यदि ये बहुत डीपली जानकारी है घड़ा उत्सव त्योहार, ये यदि आप याद रख सके तो आपको बहुत अच्छा है, आप रखना ही है। आप क्योंकि धर्मगुरु का और ये धार्मिक सांस्कृतिक चीजें हैं तो आपको इस चीज का याद रखना है। अब आ जाते हैं हमारा जब 12 दिन का युद्ध होता है और जहां जहां गिरती है नदियां आपको याद रखनी है। जो नासिक में लगता है वो गोदावरी नदी के किनारे है, जो हमारा उज्जैन में है वो शिप्रा नदी के, हरिद्वार में गंगा नदी के, और यहाँ तीनों नदियों के किनारे। अब आते हैं हम लोग इतिहास पे। 1775 मध्यकालीन जो शासक थे अकबर, कैसे नाम बदला जाता है मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूं क्योंकि आपसे फंसाने का क्वेश्चन केवल यहीं से किया जाएगा कि नाम क्यों बदला गया। शुरुआत था हमारा प्रयाग से जब आर्य बस्तियां थी। फिर दूसरा नाम होता है इलाहाबाद। इलाहाबाद नहीं है दूसरा नाम, इसको याद रखना है। तीसरा नाम है इलाहाबाद। अब दोबारा से लौट के हम लोग फिर से प्रयागराज में आ गए। अब 1975 में अकबर द्वारा प्रयागराज का जो सामरिक महत्व देखते हुए, जो भी हमारा सामरिक महत्व में बोला करूं तो आप सैनिक, सुरक्षा और शक्ति की दृष्टि से इस शब्द को देखना, तो इन सारी चीजों का केंद्र मानते हुए और इलाहाबाद नगर की एक स्थापना की, जो बस्तियां बसाई। उस समय इलाहाबाद का मतलब होता है अल्लाह का नगर। इसका आपको मतलब पता होना चाहिए, पहले प्रयाग का मतलब फिर इलाहाबाद का, ठीक है। तो इसका होता है अल्लाह का नगर। लेकिन और आगे चलते हैं तो 1801 में अवध के नवाब द्वारा ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन लोगों के द्वारा 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन आप कहें, क्रांति कहें, इस समय के बाद यहाँ का नाम बदलकर अंग्रेजों ने इलाहाबाद किया।
ये आपको याद रख लेना है कि इलाहाबाद 1857 के बाद हुआ, जैसे ही हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग की वहां पे और क्या हुआ। 1961 में इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना होती है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो न्याय का केंद्र स्थापित हुआ और 1987 में वहां पे विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो अब ज्ञान का केंद्र के रूप में यहाँ का विकास हुआ। ये दो चीजें आपको यदि याद रह जाएं तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी, ये आपको बिल्कुल एक स्टोरी टाइप की चल रहा है, जब आप बहुत अच्छी तरीके से इसका महत्व बता सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वर्तमान में कि 1987 के बाद आते हैं 2018 में। इसका नाम इलाहाबाद से बदलकर फिर से प्रयागराज किया गया। आप लोगों को महत्व सबसे ज्यादा श्रद्धा आस्था जो हिंदू धर्म की है, अभी वर्तमान में एक अनुमान किया गया है कि लगभग वहां पे 30 से 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे। तो आपको सभी धर्मों के आस्थाओं का सम्मान करते हुए चलना है। और मुस्लिम जो भी हमारे मौलवी की तैयारी कर रहे हैं, हमसे जुड़े हैं, वो जरूर इसका समझ लेना आप उनके हिसाब से, और या ये हिंदू धर्म के हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे बनेगा। जब 18 में प्रयागराज नाम किया गया तब हिंदुओं से क्या पूछा जाएगा कि जो भी मुस्लिम धर्म संबंधित या मुस्लिम भाषा से या संस्कृति से जो नाम रखे गए हैं, इनको बदलना कहाँ तक उचित है। ये हो गया प्रश्न हिंदू वालों से। मुस्लिम धर्म वालों से होगा प्रश्न इसी को कि ऐसा नहीं लगता कि वर्तमान सरकारें इस्लाम धर्म के या मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार कर रही हैं, उनकी जो भी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, संस्कृति है, उनको नष्ट कर रही है। ये हो गया मुस्लिम वालों का क्वेश्चन। तो एक प्रश्न आपको कैसे घुमा घुमा के वो लोग पूछ लेते हैं, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको कहना है जो भी सांस्कृतिक या वहां की जो सांस्कृतिक पहचान है, जो भी आस्था का केंद्र है, और जो प्राचीन काल से जिस स्थान की ऐसी पहचान हो, उसका यदि उस रूप में नाम रखा जाता है, उस तौर तरीके से विकास किया जाता है, तो आगे चल के सरकार को तो ठीक है, जो आय की वृद्धि होती है, और साथ में हमारे नागरिकों का विश्वास भी बढ़ता है कि हमारे धर्म की यहाँ पे सुरक्षा है। तो संस्कृति आस्था से संबंधित यदि कोई केंद्र है तो वहां का नाम बिल्कुल बदलना चाहिए। वहां का जैसे ही वो आपसे प्रश्न पूछते हैं 1 से, आपको जवाब देना है 2 से। कैसा कि उन्होंने पूछा केवल बदला क्यों है, आपको बताना है कि बदलना चाहिए, क्योंकि सरकार ने नाम बदल दिया है। लोग बाग कोर्ट में भी पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया कि जो सरकार के खिलाफ हो। तो इसका मतलब है कि वर्तमान में जो नाम बदला गया वो सही है। तो आप लोगों को ये चीज जरूर याद रखनी है। तो नाम बदलने पर कहीं पे भी आपका पूछा जाए ऐसे नाम बदलने का, मैं सोच रहा था कि इसको अलग से क्लास लूं, लेकिन इसी में आप लोगों को समझ लेना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और मैं सब जो विद्यार्थियों से वादा किया था, तो मुझे 17 को निकलना है, वो 18 तक मैं जबलपुर पहुंच चुका, इसलिए अब मैं इसी को क्लास में आप लोगों को समझा दे रहा हूं। अब जो हमारा कुंभ का मतलब होता है कलश, आप लोगों को कलश की हल्की सी जानकारी ले लेनी है। जैसे कि जो मुख होता है वो विष्णु का रूप माना जाता है, जो आधार स्तंभ होता है उसका कलश का वो ब्रह्मा जी माने जाते हैं, जो गर्दन होती है वो रुद्र, और जो बीच का हिस्सा होता है वो देवियों का माना जाता है, और अंदर का हिस्सा सागर के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये चीजें आपको कलश की खूबियां, कलश के मंत्र, मैं कल हिंदू धर्म के जो भी बता रहा था मंत्र, उसमें कलश का जिक्र आया, तो एक ये आपको तैयार करना है। क्या कैसे रहा, कब कैसे नाम हुआ। प्रयागराज अभी अक्टूबर 2018 में बदला है। तो इलाहाबाद कब रखा, इलाहाबाद कब रखा, ये मैं कंफ्यूजन मुझे लग रहा था कि आप लोगों को होगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी है। 12 वर्ष के बाद, हर 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है चारों जगह पर। 12 वर्ष के बाद महाकुंभ, ऐसी तिथियां या ऐसी डेट में शुरुआत होती है कि हर जगह एक एक महाकुंभ मेले का आयोजन हो हर जगह पर। तो आप लोगों को ये जरूर याद रखना है कि 4 क्यों शुरू हुआ,
क्या इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, क्या इसका महत्व है, वर्तमान में क्या कैसा चीजें चल रही हैं। अब इसी से सुरक्षा की दृष्टि से ये सारा आप लोगों को देख लेना है। और कोई भी यदि विकास देखते हैं आप धार्मिक स्थानों का, तो उसको आप लोग तो जैसे श्रद्धा के या धर्म के नजरिए से देखते हो, लेकिन मैं सारी चीजों को एक अर्थव्यवस्था के तौर पे देखता हूँ कि अर्थव्यवस्था में अच्छा मतलब सकारात्मक फायदा होता है। तो ये अर्थ आप लोगों को ऐसे भी देखना है, धर्म के साथ साथ और एंगल भी जितने आप विकसित कर लेंगे, क्योंकि जो विविधता में एकता का हमारे भारत देश का मूल मंत्र है ना, यहाँ पे मिश्रित संस्कृति है, लेकिन जो सबसे ज्यादा संस्कृति है वो हिंदू धर्म की प्रभावशाली है। इसलिए इसका आपको ये जरूर जोड़ना है। क्यों बदला गया, बदलना चाहिए था कि नहीं बदलना चाहिए था? सर वहां पे संस्कृति तो भले ही सारे धर्म के लोग वहां रहते हैं, मिश्रित थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा वहां की मूल पहचान है इलाहाबाद की थी, वो हिंदू धर्म के पौराणिक स्थल या पौराणिक कथाओं से ज्यादा संबंध रखती थी। इसलिए उसका नाम रखना वहां सरकार का निर्णय मुझे उचित लगा। जो भी निर्णय हो चुका हो, समय केस पहुंच चुका हो कोर्ट में, वहां पे हमारी विचार किया गया हो कोर्ट के द्वारा, और यदि नहीं बदला गया हो तो आपको आंख बंद करके समर्थन कर देना है। ये सारी मूल चीजें आप लोगों को बिल्कुल याद रखनी है। अब मैं ऐसे ही जो भी मुझे लगे कि कोई मुद्दा है, तो आप सभी को, जो भी हमारे छात्र जिनका इंटरव्यू हो, तो आप अमृत स्नान में शामिल हो, जरूर इलाहाबाद पहुंचे। और बहुत भव्य मेले का आयोजन इस वर्ष यूपी सरकार द्वारा किया जा रहा है। बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं, मैं अभी एक ट्विटर पे देख रहा था इन सारी चीजों को, तो बहुत अच्छी सुरक्षा के इंतजाम है। और अब वर्तमान में लगता है, आप लोगों को ये भी लगता है कि ज्यादा, या आपसे प्रश्न किया जाएगा कि ज्यादा हिंदुओं को सपोर्ट किया जा रहा है, तो सरकार का एक कर्तव्य है कि सारे जो हमारे यहाँ के पंथ निरपेक्ष सरकार है, वो सारे धर्मों का, मैंने बोला था यही पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि दूर नहीं है सरकार किसी धर्म से, सभी धर्मों के साथ सहयोग करेगी। सभी मतलब त्योहारों में या सभी आयोजनों में सरकार का सहयोग रहेगा। ये होता है पंथ निरपेक्ष का मतलब। तो मैंने इसलिए ये शब्द उस समय, जिस हमारे साथी ने ज्यादा गौर किया होगा मेरे इन शब्दों पे, तो वो अब ऐसे आप लोगों को उपयोग करते चल रहा है। और बिल्कुल डरना नहीं है, जिसका जल्दी आ गया उसको भी नहीं टेंशन लेनी है, जिसको लेट आ रहा है इंटरव्यू उसको भी नहीं डरना है। जिसका भी इंटरव्यू, मेरा पूरा सहयोग, मैं पूरी ईमानदारी से आप तक करूंगा कि आपका अच्छा से अच्छा इंटरव्यू जा सके। ठीक है।